नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में हम होली पर हिंदुओं को बदनाम करने वाली टूल किट को डिकोड करेंगे और दूसरी स्टोरी में वक्त की बेशर्मी का नया सबूत आपको दिखाएंगे जिसने अब ईडन गार्डन्स पर ही अपना दावा ठोक दिया है। और आखिर में आपको बताऊंगा कि तो परसों होली है और परसों जुमा भी है। होली हिंदुओं का त्योहार है और रमजान के पाक महीने में जुमे की नमाज मुसलमानों के लिए खास होती है। आगे कुछ बताऊं उससे पहले होली पर फिल्म शोले के गाने की वो पंक्तियां एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आनंद बख्शी ने क्या खूब लिखा है कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। लेकिन आज दुश्मन के गले मिलने की बात तो दूर, यहां तो माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे दो दुश्मन एक ही वक्त पर आमने सामने आने वाले, टकराने वाले। अब सवाल है कि वो कौन सी ताकतें हैं और कौन से लोग हैं जो ऐसा घिनौना माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और उनका एजेंडा क्या है। तो पहला नाम आता है तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों के नेताओं का और दूसरे हैं वो चंद कट्टरपंथी जो दोनों मिलकर ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि होली तो हुड़दंगियों का त्योहार है और इस त्योहार पर अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाता है। इन्होंने देश को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए एक बार फिर से क्या टूलकिट अपनाया है, क्या टूलकिट तैयार किया है, वो भी जरा एक बार जान लीजिए। यूपी के कुछ शहरों में मस्जिदों को तिरपाल से ढके जाने की खबर आई तो ये सारे नेता इन्होंने एक तरीके से माहौल बनाना शुरू कर दिया और ये साबित करने में जुट गए कि देख लीजिए कि माहौल कितना खराब है होली के मौके पे, कितना भयावह है ये दौर मुसलमानों के लिए। लेकिन सच ये है कि इन नेताओं कट्टरपंथियों का ये प्रोपेगेंडा फेक है, बिल्कुल ही गलत है, भड़काऊ है। ये मुसलमानों को डराकर अपने पाले में रखने की साजिश के अलावा कुछ भी नहीं। आपके स्क्रीन पर अभी 3 तस्वीरें दिखाई दे रही। पहली तस्वीर संभल की है, दूसरी तस्वीर शाहजहांपुर की है और तीसरी तस्वीर अलीगढ़ की है। तो पहले संभल का मामला समझिए। संभल में पुलिस प्रशासन ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के साथ मिल बैठकर यह तय किया कि शुक्रवार को होली जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली सभी मस्जिदों को ढक दिया जाएगा और इस लिस्ट में जामा मस्जिद भी शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि यह कोई पहली बार लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि पिछले 2-3 सालों से यही व्यवस्था चली आ रही है और इसी के हिसाब से संभल में 10 मस्जिदों को ढका जाना है। शाहजहांपुर की कहानी भी जरा समझ लीजिए। यहां तो सालों पुरानी परंपरा रही है, यहां हर साल होली के त्योहार पर लाट साहब का जुलूस निकलता है और इस जुलूस के निकलने से पहले शहर के सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाता है ताकि इन्हें रंग से बचाया जा सके। इस जुलूस में एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बिठाया जाता है और ऐसी एक तरीके से परंपरा रही है कि उसको जूते मारते हुए शहर में घुमाया जाता है। तो इस दौरान प्रशासन हमेशा एक्टिव रहता है और इस बार भी मुस्तैद है। और अलीगढ़ की कहानी भी जान लीजिए। यहां भी होली पर पुलिस प्रशासन के निर्देश पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से मस्जिद हलवाइयान को रात में तिरपाल से ढक दिया गया और ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है ताकि किसी तरीके की हुड़दंग ना हो और अगर हुड़दंग के दौरान किसी तरीके से कोई वहां रंग ना फेंक दे। तो यह है मस्जिदों को तिरपाल से ढके जाने की खबरों की सच्चाई। लेकिन देख लीजिए कि कैसे अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता इन खबरों को, इन तस्वीरों को अलग अलग एंगल देने की कोशिश में जुट गए। तो ये जो मस्जिदों के कवर करने की बात है ये शर्मनाक है। ये हमारे हिंदू भाइयों पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। हिंदू भाई तो अभी देखिएगा सब मुसलमान लोग मिलकर मनाएंगे होली। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जबरन ना आप मुसलमानों को लगाइए, ना आप मस्जिदों को फेंकिए। और निवेदन करता हूं कि इस त्योहार को आपसदारी, भाईचारा और परंपरागत मनाया जाए। संविधान की आत्मा है। स्पष्ट कहा गया है कि सबको अपना धर्म के अनुसार उपासना करने का और त्योहार मनाने का अधिकार है। मैं मांग करता हूं। तो अगर आज आनंद बख्शी होते तो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को होली का सेकुलर मतलब उन्हें समझा देते। खैर ये अपनी पार्टी के एजेंडे के हिसाब से और देश में जो होली हो रही है
उसको अपने तरीके से, अपने एजेंडे के हिसाब से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सारी जिम्मेदारी हिंदुओं पर डाली जा रही, सरकार पर डाली जा रही। ये पहले से ही अपना टारगेट सेट कर रहे हैं कि अगर कल को कुछ बवाल होता है तो इसके लिए जिम्मेदार हिंदू होंगे, योगी सरकार होगी, क्योंकि हिंदुओं ने भाईचारा नहीं निभाया और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी इस तरीके से नहीं निभाई कि जिससे कि शांति व्यवस्था को बरकरार रखा जा सके। इनके मन मस्तिष्क में ये कहीं ना कहीं ये बात है कि इस तरह की कोई घटना अगर होगी तो कल को हमें अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का मौका मिलना चाहिए और पत्थर उछालने वाला कोई भी हो उसका आरोप हिंदुओं पर जड़ा जाए। भले ही इस्लामिक कट्टरपंथी पत्थर उछालें, लेकिन उसका तोहमत, उसका आरोप हिंदुओं की तरफ जाए। उन्हें एक तरीके से इन्होंने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है कि अगर कल को कोई घटना होती है तो दूसरे पक्ष को पहले से छूट मिल जाए। सोच लीजिए कि किस लेवल पर पॉलिटिक्स हो रही। भैया सिर्फ चुनाव, भाई सिर्फ चुनाव का ड्रामा है। ये विरोधी कर रहे हैं। मिल्कीपुर हारने के बाद उत्तर प्रदेश में 27 हार रहे हैं, वहां से ये ड्रामा शुरू हुआ। ये ड्रामा बिहार में, क्योंकि 5वीं बार फिर नीतीश कुमार आ रहे हैं, वहां का ड्रामा। तो ड्रामा समझ लो, देश समझ रहा है, मुसलमान समुदाय भी समझ रहा है। देखिएगा, प्रेम से महादेव चाहेंगे, बढ़िया से होली होगी, बम बम होगा, किसी को। और पहली बात तो हिंदू की आबादी 100 करोड़, हम लोग आपस में रंग डाल लें तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरे समुदाय को कहां खोज के डालें। तो रवि किशन अवधेश प्रसाद के तुष्टिकरण वाले एजेंडे को एक्सपोज कर रहे हैं और अमिक जमई, जिन्हें मस्जिदों को रंग से बचाने की तिरपाल वाली कोशिश शर्मनाक लग रही है, उनके एजेंडे को संभल के मौलवी ही खारिज कर रहे हैं। प्रशासन और हिंदू पक्ष के बैठक करने के बाद बोल रहे हैं कि मस्जिद पर रंग लग भी जाए तो कोई बात नहीं है, हम धो लेंगे। कितने बजे जुलूस आपके मस्जिद के आसपास से गुजरता है? क्या लगभग 1:30 और 2 के बीच? अच्छा, तो क्या तैयारियां इस बार प्रशासन से क्या बात? हमारी कोई तैयारी नहीं, हमारे भाई हैं। हाँ। अगर रंग भी पड़ जाएगा तो हम धो देंगे उसे। रंग पड़ जाए तो कोई मुश्किलें तो नहीं है? हम धो देंगे खुद। पड़ा है हमारे मस्जिद पे रंग, तो हमने धो दिया था। हमें कोई इनसे कोई इतराज नहीं, क्योंकि लोग खेलते हैं, मस्ती में रहते हैं। हमें कोई इतराज नहीं। हाँ, हमें कोई इतराज नहीं। अगर रंग पड़ गया तो ना कोई इतराज नहीं है, हम धो देंगे। धो देंगे। हाँ। चलिए, तो ये धो देंगे। और यहाँ पर जुलूस कराने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर बताइए, किस तरह से जुलूस इस बार निकाला जा रहा है? कितना लंबा किलोमीटर जुलूस रहेगा? लगभग 3 जुलूस निकलते हैं हमारे। एक छोटी गुलाल की चौपाई निकलती है और 2 दुल्हनडी वाले दिन निकलते हैं, और सभी मिलजुल कर ही मनाते हैं हम त्योहार। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कहीं अपने बात मस्जिद के ढकने की है तो ये मस्जिद के लोग तय करेंगे और प्रशासन तय करेगा मस्जिद ढकी जाएंगी या नहीं ढकी जाएंगी। भाई हम तो रंग लेकर निकलते ही हैं और चौपाई में होते ही हैं, सब रंग में होते ही हैं और रंग खेलते हुए ही निकलते हैं। तो किसी के ऊपर डाला तो जाता नहीं है, लेकिन उड़ाया जाता है उड़ के, तो वो हवा में फैलता ही है। इसमें कोई ऐसी कोशिशें रहेंगी कि मस्जिदों पर रंग ना पड़े? नहीं, क्यों डालेंगे? कोई नहीं डालता, कभी नहीं पड़ा। इत्तेफाक से कभी कोई किसी का हाथ लग जाए क्योंकि रास्ते से हम निकल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तमाम लोग हैं। किस मस्जिद से हैं आप? मैं अनार वाली मस्जिद से हूँ। तो कितने बजे नमाज इस बार पढ़ी जा रही है? हमारी नॉर्मली होती है वो 1 बजे होती है। 1 बजे से हम लोग 1:30 बजे निपट जाती है। लेकिन जो जुलूस निकलेगा इन लोगों का, वो बता रहे हैं कि 2:30 बजे 2 बजे निकलेगा, तो उससे पहले हम निपट जाएंगे नमाज। तब से आप फारिग हो जाएंगे? जी, फारिग हो जाएंगे। और कोई खास तैयारियां आप लोग कमेटी के जो लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे ताकि आसानी से जुलूस निकल? जी, सब लोग मौजूद रहेंगे वहाँ पर। तो तमाम ऐसे लोगों की लिस्ट भी मांगी गई है लिखित तौर पर, जो एक वॉलंटियर्स के तौर पर, स्वयंसेवक के तौर पर इस जुलूस में मौजूद रहेंगे। और पुलिस की तरफ से पूरी देखिए बाकायदा लिस्ट तैयार की गई है। जो कि पूर्व की भांति परंपरागत रूप से जो कार्रवाई की जाती रही वो की जाएंगी। और साथ ही उनको पूर्व से ही बता दिया गया है कि जुलूस के समय या तो पश्चात वो कर लेंगे तो पूर्व में कर लेंगे, यह सुनिश्चित कर दिया गया है। और कोई भी जो जुलूस मार्ग में है वहाँ की मस्जिदों को पूर्व में ढका जाएगा, सुनिश्चित किया गया है। तो होली वर्सेज रमजान की राजनीति करने वालों को गोरखपुर की ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए। गोरखपुर में हर साल होलिका दहन की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होते हैं। और इस बार की शोभा यात्रा को यादगार बनाने के लिए हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी जुटे हुए। ऐसे निकलता हमारी दुकान के सामने ही से। यही मन से लगता है? यही लगता है, हमेशा लगा, आज से लगा, जब से शुरू से लग रहा है। तो कभी आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई यहाँ पर। अच्छा। सब एकता रहता, आपस में लोग मिलकर काम करते हैं। आप भी देखते हैं मुख्यमंत्री जी को? हाँ, सब लोग रहते हैं भाई यहाँ पर, सब लोग एक साथ खड़े होते हैं, लोग रहते हैं। हम लोग की दुकान खुली रहती है।
तो आप लोग का पूरा सहयोग रहता है? पूरा सबका सहयोग यहाँ पर रहता है, यानी पूरे हर त्योहार आप लोग मिलजुल के सब त्योहार यहाँ मिलजुल के होता है। तो हिंदुस्तान की रौनक तब बढ़ती है जब शांति से होली और जुमे की नमाज एक साथ हो जाए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यूपी से लेकर बिहार तक अमन के कई दुश्मन। बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा का बयान ही ले लीजिए। पहले उन्होंने बोला कि जुमे के दिन दोपहर में 2 घंटे होली खेलने पर रोक लगा देनी चाहिए ताकि मुस्लिम समुदाय जुमे की नमाज अदा कर सके। लेकिन बयान पर जब बवाल हुआ तो उन्होंने लगे हाथ यू टर्न भी मार लिया। झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है, 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। देखिए, मुख्य बात ये है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है। तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है क्या? प्रशासन से आपने बात किया है क्या? हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। ये आपने अपना सुझाव रखा है? जी बिल्कुल। देखिए, मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं था कि हमको राजनीतिक माहौल को गर्म करना था। मैंने सिर्फ अपने इससे यही मैसेज देने की कोशिश की कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है दरभंगा में रमज़ान और होली का त्यौहार हो पाए। और कल मैंने जो भी बात कही उसके लिए जिसकी भी आस्था को ठेस पहुंचाया सभी से को मैं खेद व्यक्त करती हूँ। तब आप जो कहिए, मेरी भी तो बात निकल गई मुँह से। अब आप लोग जो मेरे साथ करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन हमको सच्चे दिल से इस बात का खेद है कि हमको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। तो दरभंगा की मेयर ने तो विवाद खड़ा होने के फौरन बाद पलटी मार ली, लेकिन उनका दिया गया शिगुफा सियासत में लोगों ने फौरन लपक लिया। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने होली पर ब्रेक की मांग कर डाली। देखिए, सभी धर्म सभी जाति को हिंदुस्तान में जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। जुमा हम उसको भगवान कहते हैं, मुसलमान उसको अल्लाह कहते हैं, ईश्वर एक है। इसलिए सब धर्म को मानने के लिए हमारा सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर जुमा के नमाज में होली सुबह से ही होता है रात तक, अगर 1 घंटा हम लोग परहेज करेंगे तो क्या है? सही बात बोला है, होना चाहिए 1 घंटा के लिए। 1 घंटा जुमा के नमाज के समय में आधा घंटा 1 घंटा परहेज करना चाहिए लोगों को। तो देश में कई जगहों पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नमाज का समय बदलने का फैसला लिया है, सौहार्द की मिसाल पेश की है। लेकिन राजनीतिक बयानों ने इस मुद्दे को विवादित बनाने में कोई कसर नहीं बाकी रखी। बिहार में तो आखिर में चुनाव में, इसी साल के आखिर में चुनाव भी होना है और होली वर्सेस जुमे की नमाज के बहाने ध्रुवीकरण को हवा देने की कोशिश की जा रही है। और ये पॉलिटिक्स इस देश के लोग, आम आदमी अच्छी तरह समझते हैं। तो देश का मूड मीटर में अब बारी है आज की दूसरी स्टोरी की, और आपको यह बताने की कि किस आधार पर कोलकाता के मैदान पर वक्फ के मालिकाना दावे में दावा किया है और इसमें कितना दम है। तो जब से खबर आई है कि मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने वाली है, भारत में महत्वपूर्ण जगहों को वक्फ की संपत्ति बताने का सिलसिला शुरू हो गया है। आगरा का ताजमहल और दिल्ली में संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति पर बने हुए हैं। यह दावा तो आपने सुना ही होगा और चौंके भी होंगे इस दावे पर। अब कोलकाता से भी ऐसी सनसनीखेज दावेदारी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के AIMIM के नेता इमरान सोलंकी ने दावा किया है कि कोलकाता का ईडन गार्डन्स और पूरा का पूरा फोर्ट विलियम और ये पूरा इलाका असल में वक्फ की प्रॉपर्टी है और इस पर अवैध कब्जा किया गया है। आपको इमरान सोलंकी का पूरा बयान सुनना चाहिए, तभी आप समझ सकेंगे कि वक्फ संपत्ति बताकर किसी भी प्रॉपर्टी पर रुमाल रखने वाली मजहबी सियासत भारत में कैसे अपने जड़ें जमा चुकी। सामने है सर, मैडम डेटा सामने 8000 जो स्टेट है वो इंक्रोच हो चुका ऑलरेडी बंगाल। अब ये हम जहां खड़े हैं फोर्ट विलियम वक्फ का है, ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड में वक्फ स्टेट में आता है। तो यहाँ का जो रेंट है ना मंथली वो 169 रुपीज शायद है। 105 प्रॉपर्टी हमारी पार्कशीट में है। जो वक्फ का लॉ है, आप 6 मंथ अपने पास रख नहीं सकते हैं। आपको वक्फ मुस्लिम मुतलिमा देना पड़ेगा आपको, वो सालों साल से पड़ी हुई है। तो ये बोलने वाला कोई नहीं है। अब हम बोलेंगे, आप देखिएगा काम भी होगा। हाँ, ये 2595 जो एकड़ जमीन है ना वो पूरी वक्फ की है इस तरफ की।
तो इमरान सोलंकी की पार्टी AIMIM ने 2028 के बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी जैसे अभी से शुरू कर दी और पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है। जाहिर है इसीलिए उन्होंने वक्फ वाला मुद्दा अभी से गरमाना शुरू कर दिया है। ईडन गार्डन क्या आप लोगों का है? वक्फ बोर्ड का है? राजभवन का वक्फ बोर्ड का है? हाँ है, वक्फ बोर्ड का था। उसमें 150 रुपया किराया दिया जाता था CPM के जमाने के लिए। देखिए, सेना लोग मुस्लिम प्रॉपर्टी को कब्जा करके सेना निवास बनाया। सेना बाद में है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट आने के बाद है। प्रॉपर्टी तो उससे पहले है। मैं प्रॉपर्टी की हकीकत बोलता हूँ। ईडन गार्डन्स, फोर्ट विलियम, ये आर्मी प्रॉपर्टी है। कहाँ से इनको वक्फ मिला? और अगर वक्फ मिला तो ये वक्फ तो हमारा वेस्ट बंगाल वक्फ के अंडर में होता नहीं। ये आर्मी वर्सेस सेंट्रल वक्फ होगा, जिसमें हमारा कोई से नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट का कोई मुद्दा है इसमें। लेकिन असल सवाल तो यह है कि वक्फ का जबरिया हल्ला मचाकर क्या किसी भी संपत्ति पर दावा ठोक दिया जाएगा? क्या इस मजहबी दादागिरी पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? AIMIM के नेता इमरान सोलंकी तो ईडन गार्डन्स और फोर्ट विलियम इलाके के साथ साथ कोलकाता के गवर्नर हाउस को भी वक्फ की संपत्ति बता रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, जरा आप ये भी जान लीजिए। तो ईडन गार्डन्स भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। अंग्रेजों ने इसे सन 1864 में बनवाया था, जबकि फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बना एक ऐसा किला है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1651 में बनवाया था। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया था। इसी तरह कोलकाता के गवर्नर हाउस का निर्माण 1803 में हुआ और इस 3 मंजिला इमारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ले ने बनवाया था और आजादी के बाद ये बंगाल का गवर्नर हाउस के तौर पर ये इमारत काम करती रही। आजादी के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने ये तीनों प्रॉपर्टी भारत सरकार को ट्रांसफर कर दी और इसमें कोलकाता राजभवन का जिम्मा बंगाल सरकार के PWD विभाग के पास आया और जबकि ईडन गार्डन्स और फोर्ट विलियम अब रक्षा मंत्रालय की संपत्तियां हैं। फोर्ट विलियम्स में भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है और ईडन गार्डन्स को रक्षा मंत्रालय से बंगाल क्रिकेट बोर्ड ने लीज पर लिया हुआ है। 27 साल ईडन गार्डन्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे मैचेस खेला। मुझे जितना मालूम है वहाँ का वो फोर्ट विलियम का अंडर में है। इवन पूरा जो मैदान है ये पूरा फोर्ट विलियम के अंदर में है और उन्हीं के ही अंडर में है, आर्मी के अंडर में ही है। तो ये जो अभी जो दावा कर रहा है तो उनको बोलिए पेपर देने के लिए, पेपर दिखाने के लिए। ये सब बात फैला के पब्लिक और मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है। पेपर दिखा के आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां पर केस जीत के आइए। जाहिर है इन तीनों जगहों पर वक्फ की एक ईंट तक नहीं है और 1 इंच की दावेदारी नहीं न, लेकिन कहते हैं ना कि न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। और वक्फ की संपत्ति के नाम पर वो चाहे तो देश में किसी भी संपत्ति पे हाथ रख दें और फिर उस पर उनकी दावेदारी हो जाती है। तो सवाल तो यह है कि क्या संभल की जामा मस्जिद को जिस तरह फर्जी वक्फनामे के जरिए वक्फ संपत्ति बनाने की कोशिश की गई, क्या वैसा ही फर्जीवाड़ा ईडन गार्डन्स, फोर्ट विलियम्स और कोलकाता गवर्नर हाउस को लेकर भी हो रही? बड़ा सवाल तो यह भी है कि देश में कहां कहां और कितने बड़े पैमाने पर यह सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है और पहले भी यह फर्जीवाड़ा चलता रहा है। और जो वक्फ की अभी तक जो संपत्तियां हैं, जिसमें कि लाखों एकड़ जमीनें शामिल हैं, क्या इन सारी संपत्तियों की इस तरीके से जांच नहीं की जानी चाहिए? सिद्दीकुल्ला चौधरी जो तृणमूल के बहुत सीनियर नेता और मंत्री भी है, वो कुछ दिन पहले बोले थे कि सारे जो दक्षिण कलकत्ता है सारी वक्फ प्रॉपर्टी है। वो बोले कि राजभवन वक्फ प्रॉपर्टी है। आगामी दिन में वो ये भी बोल सकता है कि माँ कालीघाट का जो मंदिर है, माँ काली का मंदिर, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। एक्चुअली ममता बनर्जी और उनका जो पार्टी और उनका जो दल, ये लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। सिर्फ व्यवहार करो, इस्तेमाल करो, टिश्यू पेपर का जैसा इस्तेमाल करके उसको फेंक दो। इन 5 तस्वीरों को जरा देखिए और समझिए वक्फ प्रॉपर्टी वाली जो दावेदारी है वो कहां कहां पहुंच गई है और किस हद तक
वो पूरे देश में जो प्राइम प्रॉपर्टी है उसको वक्फ की संपत्ति घोषित करने में लगे हुए। ईडन गार्डन्स पर तो यह नया दावा है, लेकिन संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली एयरपोर्ट, ये सबको वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है। और पिछले दिनों एक मौलाना ने तो हद कर दी थी, उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ की 55 बीघा जमीन को भी वक्फ की संपत्ति बता दिया था। दरअसल ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर इसे आप देख लेंगे तो सवाल पूछ बैठेंगे कि क्या पूरा भारत ही वक्फ की संपत्ति है? देश को संसद के इस सत्र में वक्फ संशोधन बिल के पास होने का इंतजार है और इसके बाद ऐसे दावों की असलियत एक एक करके खुलनी तय मानी जा रही है।